बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स आज हम आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है, तो इसकी हम थ्योरम देखते हैं कि स्टेटमेंट में हमें वो क्या कह रहा है। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ठीक है जी, मुझे कह रहा है कि जो आपके पास सर्कम एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल से 2 टाइम ग्रेटर होगा। सॉरी, जो सेंट्रल एंगल है वो आपके पास सर्कम एंगल से 2 टाइम ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे बात यह है कि आपको एक दो बातें अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि सर्कम एंगल क्या होता है और सेंट्रल एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो सर्कल की बाउंड्री पर बने, सर्कमफेरेंस पर बने, वो आपके पास सर्कम एंगल कहलाता है। जिस तरह आपके पास डायग्राम के अंदर ABC एक ऐसा एंगल है जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पर बन रहा है, और ये एक आपके पास सेंट्रल एंगल है जो कि सेंटर में, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, जो कि AOC के साथ आपकी डायग्राम में शो हो रहा है। तो ये जो सेंट्रल एंगल होता है इसको आपने सर्कम एंगल से 2 टाइम ग्रेटर प्रूव करना है। ये हमारा टारगेट है जी। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, AC इज़ एन आर्क। AC आपके पास एक आर्क है जो कि आपको डायग्राम के अंदर शो कर दी गई है। ठीक है जी, विद सेंटर O इसका क्या है जी, सेंटर है। वेयर AOC इज़ अ सेंट्रल एंगल, एक एंगल बनाएंगे AOC, ये आपके पास क्या है जी, एक सेंट्रल एंगल है। एंड ABC जो उसने कहा है कि ये आपके पास एक सर्कम एंगल है, जिस तरह ये शो हो रहा है ABC, ये आपके पास क्या है जी, एक सर्कम एंगल है। दो बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि एक सेंट्रल एंगल हमने देखना है कौन सा है, और एक आपके पास ABC सेंट्रल एंगल कौन सा है। तो ये आपके पास क्लियर हो गया कि सेंट्रल एंगल AOC है और ABC जो है ये आपके पास सर्कम एंगल है। तो आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो सर्कम एंगल से 2 टाइम ग्रेटर होता है जी। अब आपके पास AOC सेंट्रल एंगल है और ABC आपके पास सर्कम एंगल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल AOC, जो सेंट्रल एंगल है 2 टाइम मेजरमेंट एंगल ABC कौन सा है जी, सर्कम एंगल है। तो इट मीन्स के सेंट्रल एंगल इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल के। तो यहाँ पे लिखेंगे जी मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल ABC। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे जॉइंट B विद O एंड प्रोड्यूस इट विद मीट इट टू मीट द सर्कल एट D। तो हमने ये करना है कि ज्वाइन कर देना है O को B के साथ और O को आपने D के साथ ज्वाइन कर देना है, जो कि एक सर्कल का डायग्राम बनता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ठीक है जी, हम जितने भी एंगल्स इस टाइम हमारे पास बने हैं इन सब को हम नेम देंगे। ये जो आपके पास ट्राइंगल, ये वाली फर्स्ट ट्राइंगल है AB और D वाली, O वाली, इसको हम नाम देंगे 1 और 3 का, और इसका जो एक्सटर्नल एंगल है इसको हम 5 का नाम दे देंगे। और जो आपके पास दूसरी ट्राइंगल है इसको हम 1 और 2 और 4 का नेम दे देंगे। इसके जो एक्सटर्नल एंगल है इसको हम 6 का नेम दे देंगे। तो नेम आपने बेटा इसी तरह से देने हैं 1 2 3 4, और ये आपके पास 5 6 आ जाएगा एंगल। ठीक है जी, ये आप नेम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नेम देंगे तो वो यहाँ पर भी फिर आपको वही नेम लिखने पड़ेंगे जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए होंगे। तो कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई बेटा। ज्वाइन B विद O एंड प्रोड्यूस इट टू मीट the circle at D where right angles 1 2 3 4 5 and 6 at show in the figure। ये जो आपके पास राइट नेम एंगल्स हैं ये हमने सारे मेंशन कर दिए। अब प्रूफ के अंदर देखें बेटा हमने क्या करना है जी। तो सबसे पहले एक बात आपको याद होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं जी। ट्राइंगल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। जिस तरह मेजरमेंट एंगल 1 और 3 ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, और रीज़न में हमने क्या लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि इसकी साइड्स क्या थी, इक्वल थी, तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल कौन सी है जी, OAB।
ओ ए बी ट्राइंगल्स है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरी ट्राइंगल के देखें 2 और 4 एंगल, ये भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, ये आपके पास एक सेकंड स्टेटमेंट बन रही है। सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल चेंज हो चुकी है यहाँ पे, कौन सी है जी, ओ बी सी वाली ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस बन गई, एक को 1 का नेम दे दिया हमने और एक को 2 का दे दिया। अब आप ये देखें, ये जो 5 एंगल है, मेजरमेंट एंगल 5, ये आपके पास ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है। वो जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। इंटरनल एंगल कौन से हैं जी, 1 और 3, इसको हमने सम करना है। इसका सम करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल। सेम इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल के अंदर भी 2 और 4 को सम करने से आपके पास एंगल आ जाएगा 6। याद रहे कि यहाँ पे आपने 2 और 4 को ऐड करके आपने 6 नहीं बना देना, ये एंगल के नेम है जस्ट। हम इसको मेजरमेंट एंगल 2 लिखेंगे जस्ट और इसको मेजरमेंट एंगल 4 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको ऐड करके 6 नहीं बना सकते आप। तो मेजरमेंट एंगल 6 जो है वो इजिकल टू हो जाएगा मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। अब आपने ये करना है कि दोबारा जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 5 वाली, इसमें देखें कि मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया 3 के साथ, क्योंकि ये जो आप देखेंगे मेजरमेंट एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, 3 के साथ। तो यहाँ पर मैं 1 की जगह पर 3 पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यही किया काम कि यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 को यूज़ करते हुए मेजरमेंट एंगल 1 की जगह पर 3 पुट कर दिया। ये वाले 1 की जगह पर मैंने ये 3 पुट कर दिया, क्योंकि मेजरमेंट एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और ये वाला मेजरमेंट एंगल 3 आपके पास एज इट आ गया। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अब ये दोनों एंगल सेम है, ये भी 3 एंगल है और ये भी 3 एंगल है। अब ये दोनों प्लस हो सकते हैं, तो 2 मेजरमेंट एंगल 3 बन जाएगा आपके पास। एक बात क्लियर होगी। फिर हम इसी तरह से मेजरमेंट एंगल 6 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 लिखा हुआ है और मैं 2 को रिप्लेस कर देता हूँ 4 के साथ, क्योंकि 2 किसके इक्वल है बेटा, 4 के साथ। और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4, इसको हम रीजन में लिखेंगे, ये ज़रूरी है लिखना। तो आपके पास 2 को 4 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो दोनों आपके पास सेम एंगल हो गए। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये 2 मेजरमेंट एंगल 4 बन जाएगा। अब हमने ये करना है कि 5 और 6 को प्लस करना है। इसको प्लस क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो 5 और 6 को कंबाइन करने से बन रहा है। तो हमने इसको कंबाइन करना है। जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो 3 और 4 वाली टर्म्स दोनों आ जाएंगी आपके पास प्लस की फॉर्म में। यहाँ से 2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। अब मेजरमेंट एंगल 3 और प्लस मेजरमेंट एंगल 4 जो है ये दोनों कंबाइन मिलकर सर्कम एंगल बना रहे हैं 3 और 4, जिसको हम मेजरमेंट एंगल ए बी सी का भी नेम दे सकते हैं। तो ये 2 मेजरमेंट आपके पास वैसे का वैसे ही आ गया, 3 और 4 की जगह पर ए बी सी आ गया। तो मेजरमेंट और जो आपके पास 5 और 6 है ये आपके पास ए ओ सी बना रहे हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी आ गया इसकी जगह पे और इसकी जगह पे आ गया आपके पास ए बी सी। तो ये आपके पास सेंट्रल एंगल इज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल, ये आपके पास थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। तो बेटा अब यहाँ पे एक बात यह है कि यहाँ पे मैं देखें कि 1 को मैंने रिप्लेस किया था 3 के साथ, तो 3 को मैं 1 के साथ भी तो रिप्लेस कर सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल के दरमियान में रहना है, क्योंकि हमने सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल को प्रूव करने जा रहे हैं। हमारा जो काम है वो सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल पे हो रहा है। तो इसलिए आपके पास जो 3 है वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास सर्कम एंगल पे बन रहा है। 1 सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल से बाहर निकल चुका था, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया 3 के साथ। इसी तरह से 4 वाली जो 2 को हमने चेंज किया वो भी हमने इसीलिए चेंज किया था। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये जो थ्योरम है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को समझेंगे तो नेक्स्ट थ्योरम भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इस थ्योरम को समझने से ही बाकी थ्योरम
जो है वो अंडरस्टैंड आप लोग बआसानी कर पाएंगे। इस थ्योरम को नहीं समझेंगे तो फिर जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें आपको यही थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, तो वो फिर आप लोग जो है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि इस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया हुआ था। पेपर के अंदर ये जो आपके पास रेड कलर में एक आपके पास लिखी हुई स्टेटमेंट आ रही है, ये लिखी हुई होगी, और ये बाकी सारे का सारा काम आप लोगों ने बेटा खुद करना होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।